गया था क्वेश्चन नंबर 1। आप भीमसेन दिए थे, वो बता सकते थे कि सेट कौन सा है। यहाँ आप लोग टिक कर भी चुके हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? तो डी सेट है सर, डी सेट। मैग्नीन डी सेट है। हाँ सर, हाँ तो सेट इसमें लिखा हुआ है डी। पेपर में, है लिखा हुआ सर, आपने नीचे लिखा हुआ है, बीच में देखना, आप दिखाई नहीं देता होगा। अच्छा, नीचे तो भीमसेन हाँ सर। हाँ कैसे हैं सर? 1। सर बढ़िया है सर। तो इसमें डी। हाँ, बढ़िया है। एक जगह डी लिखा है। डी लिखा तो है, नीचे लिखा है। बरसात हो रही तुम्हारे तो यहाँ? इसमें से हाँ, चलिए इधर देख लीजिए। बारिश से तो अब आपका फर्क नहीं पड़ेगा, जो बारिश होना था हो गया। तो सेट डी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपने देखा होगा, हम खाली थे तो कल और वीडियो भी देख रहे थे, तो एक आध दो लोग उसमें कापर बता रहे हैं। कापर मैग्नीन में तो लगभग 60% उपस्थित रहता है, सही है। लेकिन जब मैग्नीन दिया तो कापर क्यों कहा जाए? तो हमने एक आध दो वीडियो देखा, वैसे तो लोग कापर भी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नीन आंसर सही है। तो इसमें मैग्नीन सही है सर, हमने मैग्नीन एक होगा। बुक से देखा था सर, मैग्नीन नहीं। हाँ, तो ये सही होगा। तो इसमें बाकी क्वेश्चन नंबर 2 बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ लिखें कि आर डाइव जो है कि 0.6931 या लेमडा, जो कि ये विघटन स्थिरांक या रेडियो एक्टिव डिकेज के रूप में आप जानते हैं। तो ये संबंध सबको क्लियर है, तो इसका आंसर ये है। तो हम इसको वीडियो के हिसाब से दे रहे हैं। फिलहाल आप ये नहीं कि जो नहीं आता वही बता दें, इसको हम यूट्यूब पर जारी भी करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा बातचीत पर ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये हमने बताया था कि थोड़ा लंबी है, और ऐसे क्वेश्चन अगर शुरू में मिलते हैं तो लगभग छोड़कर आगे ही बढ़ना चाहिए। इसमें दिया गया है, पावर जो है किसी बल्ब की शक्ति दी गई है 1000 वाट है, और एम मास ऑफ लिक्विड किसी द्रव का जो द्रव्यमान जिसे हीट करना है 5 kg, और उसका ताप में जो परिवर्तन है 25 से 31 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका डिफरेंस आप निकाल लें। द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य होगा, द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य होगा, जो समय दिया गया है वो t = 5 मिनट में है, तो इसको 2 मिनट है, तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लें। तो द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य देखिए, अभी कम पढ़ रहे थे, तो इसमें हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, तो हीट कैपेसिटी को आप अगर सी से शो करते हो तो वैसे एम एस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या आप यहाँ पढ़ते हैं डेल क्यू बाई डेल टी ऐसे। और पावर या सामर्थ्य से आप हीट करते हैं तो P = W/T आपको ये बताया जाता है, या वर्क जब आप निकालते हैं तो P × T। यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट में आप पढ़ते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कि W = JQ, ये आपको रीड कराया जाता है। लेकिन जे का यूज तभी करते हैं जब आप यहाँ पर जूल को कैलोरी से रिलेट करते हैं। इस तरह से इस पर भी ये प्रॉब्लम पूछ लिया था कि इसका डायमेंशन, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस पर आगे प्रॉब्लम है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हमें जो आंसर भी दिया है वो जूल में ही है, तो हम डायरेक्ट W को Q में कन्वर्ट कर लें, और यहाँ से जो दी गई ऊष्मा है वो वर्क से निकाल लें। तो 1000 × 120 सेकेंड दिया गया है वाट। वाट को अगर यूनिट साइज लिखें तो यहाँ जूल पर सेकेंड, और ये 120 सेकेंड, तो सेकेंड आप कैंसिल कर सकते हैं, जितना भी मान आ रहा हो पावर इसका हिट इन कर लेंगे।
अब आप यहाँ रख दें, ये जूल में ही लिया गया है। और टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिया गया था 6। इस तरह से हीट कैपेसिटी का मान 2 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर डिग्री सेल्सियस ये प्राप्त होगा। तो इसमें 3 का भी ये टिक कराया गया है, और वैसे भी हम इसे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आपको बताया भी दिया गया है। जब आप एक बार सॉल्व देख चुके होंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इसको रद्द कर दें। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, केमिस्ट्री का पोर्शन लेफ्ट कर दे रहे हैं, इसका डिस्कशन जो भी करना था कर चुके हैं। फिजिक्स का हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो फोर्थ है, या तो आप लोग मिला लिए हो तो हम बोलते चलें और इसको देखिए क्या ये सही है या गलत है। आप लोगों को तो एक बार, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर तो क्या सी सही है, CH3 CH2 N और NC ये दिया गया है। फिलहाल आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें जो हमें मिला है वो टिक कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो फिजिक्स से रिलेटेड है, उसको आप अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण का उपयोग जो है शेविंग के रूप में किया जाता है, जिससे कि फेस का भाग जो है काफी लार्ज और क्लियर दिखता है, जिससे आप शेविंग के रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया नहीं किया जाता है। सर्च लाइट में भी लाइट का कंकेव का उपयोग किया जा सकता है, और कान में भी जो है किसी डॉक्टर आंतरिक भाग को देखने के लिए करता है। तो जो उत्तल दर्पण है वो कारों में रियर दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात अवतल वहां नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर 5 का डी सही है कि रियर व्यू मिरर इन कार्स। तो इस तरह से आप इसको डी सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि 4 बल आपको दिए गए हैं, तो जब फोर्स का विभाजन किया जाता है तो आपको बताया जाता है टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, जैसे सेंट्रल फोर्स या फील्ड फोर्स का हम डिस्कशन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फोर्स या वीक फोर्सेस का भी डिस्कशन होता है। तो इस तरह से वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, तो आपको ये बताया जाता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इनके पार्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का, और सेंट्रल में जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरह से आपको रीड कराया जाता है। यहाँ जो है फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन साथ में मैग्नेटिक का भी नाम दिया है, तो इसका ही ये पार्ट है। तो इसमें दोनों आप आंसर टिक कर देंगे, बोथ मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शन। तो इसका 6 का आंसर डी होगा, 6 का आंसर इसमें डी। तो ऐसे आपने जो इसको पूरा किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए आपको। आपने देखा कि 7 तक रीड करते समय एक दो तो केमिस्ट्री का ही है, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी जानकारी जाने पर भी थोड़ा टाइम लिया था, अन्यथा क्वेश्चन सभी तो ठीक ही है, एक को आप छोड़ दीजिए। तो एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन प्राइमरी, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है 100 दे रहा है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल n दे रहा है, और एसी इनपुट तो आपको ईपी बताया है 220 वोल्ट है, और फिर एस आपको दिया गया है आउटपुट
11 वोल्ट है। तो कह रहा है एन का मान क्या है। तो जब आप इसमें रिटेन करते हैं ES बाई EP का रेशियो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप लिखते हैं -NS d∅dt। यहाँ पर अगर S लिख भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे फ्लक्स में जो परिवर्तन है दोनों के लिए इक्वल कहा गया है आइडियल केसेस। अगर डिटेल बताना है तो यहाँ पर भी आपको एक हेल्प कर दें, सेकेंडरी में फ्लक्स इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। अगर 100% ट्रांसफर हुआ तो इसके इक्वल हो सकता है, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। फ्लक्स जो ट्रांसफर होता है प्राइमरी से ही होता है सेकेंडरी को, तो अगर टोटल ट्रांसफर हुआ तो ये इसके इक्वल हो गया। क्योंकि हम लोग आइडियल लेके चलते हैं तो इक्वल ही मानकर चलते हैं, तो इसको हटा दें। तो इस तरह से ES/N/T इक्वल टू EP/NS। और ये मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ से लेकर देख सकते हैं जितना भी आ रहा हो, और इसे सॉल्व कर लें। तो n का जो मान है इसमें 5 है, और इस आधार पर आंसर इसका B है। आंसर B होगा। तो आपने सॉल्व कर लिया है, तो इसे हम रब कर दे रहे हैं। जहाँ कोई डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ आपका क्लियर नहीं आया है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। इस तरह से इसमें दिया गया है कि लेक्लांचे सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है। तो जिंक रॉड, वैसे तो इसको हम वेरीफाई नहीं किए थे, जो याद है किया गया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हैं। जिंक रॉड। और क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर ये दिया गया है, डिस्कशन भी है कि पारे के एक तापमापी पर 0 से 100 तक एक समान अंतराल के निशान बने हैं। पिघलती बर्फ में पारा 10वें पर। देखिए आपका जो सेल्सियस स्केल है, तो आप सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं, उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 पर रखते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर आप रखते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान देना है कि ये सेल्सियस स्केल का स्टैंडर्ड फॉल्ट है, लेकिन जो आपको दिया जा रहा है प्रॉब्लम में वो 0 को रिप्लेस कर रहा है 10 पर, और इसको रिप्लेस कर रहा है 80 पर। ये ध्यान देना है। और जो आप इस पर मेजरमेंट करते हैं कोई अननोन टेम्परेचर, तो उसका स्केल आप ऐसे बनाते हैं, यहाँ T-0/100, ये सेल्सियस के स्केल पर है, 100-0 ऐसे बनाते हैं। और इसके स्केल में जो टेम्परेचर मेजरमेंट का होगा आपके सामने लिखा जा रहा है ये, तो आप इसमें 80-10 इस पर करेंगे और अननोन टेम्परेचर का मेजरमेंट करेक्ट टेम्परेचर से करेंगे। शायद अननोन टेम्परेचर का मेजरमेंट इसमें दे दिया है, तो इसमें 80 और 10 और आगे दिया होगा 45 दे रखा है, तो 45 यहाँ पर दे दिया है। अननोन का मेजरमेंट यहाँ पर प्योर में बताना है, यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ लिख दें ये गिवन है, जो न्यू स्केल पर ये गिवन है, और वहाँ पर दे रखा है 45, तो ये गिवन है। और इसको भी दे रखा है 10 और 80-10। तो इस तरह से जब आप कोई स्केल बनाते हैं तो उनको प्रत्येक स्केल के लिए अगर वो ट्रू है तो उनकी डिग्री, एक डिग्री के लिए मान आप इनको इक्वल करके रखते हैं। जैसा कि स्केल आपको याद दिला दें, ऐसे आप ये लिख कर तैयार करते हैं, या फारेनहाइट स्केल है तो आप ऐसे लिख लेते हैं। इसी तरह से हमें जो एक स्केल दिया है यहाँ लिखना है, एक आपको मालूम है।
तो इस स्केल में आप यहाँ पर रिटेन कर दें जो वो दे रखा है 45 माइनस 10, 80 माइनस 10, और इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करके देख सकते हैं जो आए वो रिटेन कर लें। तो इस तरह से इसमें कोई आंसर दिया है तो सी, तो 9 का सी ये आंसर होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो तो 9 का सी। तो आप लोग इससे कर चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें केमिस्ट्री का दिया गया है, सामान्य ताप क्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो अब ये इसमें एसिटिलीन शायद देखा गया है। अब या तो इसे छोड़ दें या आपको जो भी सॉल्व मिला हो, जैसे सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम आपको रीड करके बता रहे हैं। जब नाभिक से बीटा उत्सर्जित होते हैं तो कौन सा नहीं बदलता है। तो आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होता है, अर्थात सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स नंबर, ये मास नंबर को शो करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग मास नंबर को शो करता है, और बीटा निकालने से मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि जेड और ये ए। अगर आप यहाँ से बीटा मिशन को शो करते हैं तो यहाँ पर ए Z+1, तो इस तरह से ये आप डिवीजन करते हैं इस पर। और ये जो आप कहते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी है यहाँ पर एक्स करके, या एक्स प्रोटॉन नंबर, या तो नंबर लिख लेते हैं आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से इन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आंसर आप ए टिक किए होंगे, इजी है। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्टार्टिंग में रखना ही चाहिए, आप देखते जाइए। जो बिल्कुल इजी हैं उनको आराम से करिए। कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने पेपर जो है फिजिक्स के उन क्वेश्चनों को टच किया जिनको सॉल्व करना है ज़्यादा, फिर आपका समय नहीं बचेगा। अब इसको हम तो बोल रहे हैं इतने में आप 3 क्वेश्चन टिक करने वाला आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी को समझाने के लिए नहीं है। तो आप चाहें तो अब तक 3 क्वेश्चन टिक कर सकते थे। कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसमें हम भी कंफर्म है कि सिलिका एक तत्व नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, तो 12 का डी होगा, सिलिका एक एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें आपको हेल्प किया जा चुका है, देख सकते हैं। जैसे कोई ब्लॉक है, इसका मास दिया गया है और इसके साथ कोई रॉड अटैच है। प्रायः आपका जो प्रॉब्लम है अब तक, हम लोग रोप या कोई रस्सी लेते हैं और उससे एंडरमान का पिन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इस तरह अटैच करके दिखाते हैं। तो जो थ्रेड लिया जाता है मासलेस, एक समान मोटाई का और मासलेस, तो टोटल मास आप यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो ये टोटल मास इसका mg। जब ये टोटल मासलेस है तो कहीं भी टी लीजिए, तनाव बल एक समान होगा। एक भारहीन रस्सी से किसी पिन को उठाकर रखा जाए तो उस रस्सी के किसी भी बिंदु पर तनाव बल का मान एक समान लिया जाता है। हालांकि रूप मासलेस नहीं होता है, इसकी तुलना में इसका मास कम होने पर ऐसा आप कर सकते हैं। और ऐसे में अगर ये त्वरित गति करता है तो आप ये लिखे भी हैं टी माइनस अपवर्ड के लिए ले रहे हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, आप ऐसे रीड करते हैं। या जो टेंशन फोर्स है एम ए प्लस जी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो ये रॉड या स्टिक इसके साथ अटैच है ब्लॉक के साथ, उसका
मास दिया गया है, म्यू दिया है m बाई एल, एल स्मॉल या कैपिटल जैसा भी लिखा हो, इस तरह से दिया गया है। तो किसी यूनिफॉर्म रॉड का जो वेट है वो उसके मिड पॉइंट से आप इंडिकेट करते हैं, मध्य बिंदु से। तो अगर आपसे कहा जाता है कि इसको अपवर्ड खींचा जा रहा है यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ से आप इसका मिड पॉइंट से इसका ये वेट जो है एम जी टोटल वेट लेकर और यहाँ से ऐड कर देते हैं और ये आ जाता है एम प्लस म्यू एल इंटू जी डाउनवर्ड। और अगर ये त्वरित होता तो आप ए या एफ जो भी दिया है तो टी माइनस ऐसे लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखकर एम इंटू ए सॉल्व होता है। लेकिन प्रॉब्लम में आपसे कहा है कि टेंशन फोर्स इस पॉइंट पर, ऐसे इस पॉइंट पर कहा है, तो आप जानते हैं कि अगर इसका वेट ले रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पर यहाँ ज्ञात करेंगे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो जब इसका वेट लेंगे तो टेंशन फोर्स पॉइंट के अनुसार चेंज होगा। तो अगर आपने मिड पॉइंट लिया है तो अब बचा हुआ जो मास है उसका ये इफेक्टिव वेट आप यहाँ कहीं लेकर दिखाएंगे और ये टोटल वेट में यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ से टेंशन फोर्स आप शो कर सकते हैं। और किसी त्वरित से ऊपर जा रहा है तो हम चाहे ए या एफ ही लिखता है, तो अल्फा दिया है तो अल्फा आप यहाँ लिख सकते हैं। वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे यहाँ समझाया गया, टी माइनस एम प्लस म्यू एल बाई 2 इंटू जी इक्वल टू एम इंटू ए। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। नेट फोर्स में जिधर आप मूव करते हैं उधर का फोर्स पॉजिटिव और उसके अपोजिट नेगेटिव लेकर ये आपने परिणामी बल लिया और परिणामी बल द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण अगर अल्फा है तो अल्फा आप लिख देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा इसमें से एम प्लस म्यू एल बाई 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, और जो बचा हुआ पार्ट है वो आप अलग कर दें जी प्लस अल्फा। तो इस तरह से तनाव बल जो पूछा गया था तो इसका आंसर जो है सी है और सब लोग इसको सॉल्व किए हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय जो इतना हम समय ले रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे, क्योंकि शुरू में ही कह रहा है कि मास पर यूनिट लेंथ, तो मास ऑफ रॉड में म्यू तो रहेगा ही रहेगा। पहले ऑप्शन में म्यू नहीं दिया है, लास्ट वाले में दिया है और बी और सी में भी दिया है, लेकिन अब त्वरित से चल रहा है तो बी में नहीं दिया है और डी में भी नहीं दिया है। तो देखिए बिना सॉल्व किए हुए भी ये क्वेश्चन का आंसर आपके कर सकते थे, क्योंकि जब त्वरण की चर्चा है तो उसमें अल्फा होना चाहिए और रॉड का मास सम्मिलित होगा तो म्यू एल भी होना चाहिए। तो जिसमें पहले में अल्फा है तो म्यू एल नहीं है और डी में म्यू एल है तो अल्फा नहीं है, और इस तरह से बी में म्यू एल है तो अल्फा नहीं है। तो बचा ही क्या, डायरेक्ट सीट कर सकते हैं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 तो यही है कि बड़े क्वेश्चंस का एक कंसेप्चुअल था, अगर आप आराम से, कोई भी हड़बड़ी हो तो आप नहीं कर सकते हैं तो कंफर्म है, आराम से अगर जो गेस लेने का एक तरीका होता है जानते हैं तो ये इजी था और आप उसको सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट ही कर सकते थे। 14 में इसमें जो है आपसे निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग पूछा गया है एक्स और वाई एक्सिस पर। तो इस तरह से आप इसमें ब्लॉक को जहाँ दे रहा रख सकते हैं, जैसा कि एक्स एक्स पर जो कह रहा है कि ओरिजिन से एक्स इक्वल टू 5 यूनिट चलने पर कोई पॉइंट ले लीजिए जहाँ पर मास 2 kg है और ये पोजीशन यहाँ से इसका वेलोसिटी का कोई पोजीशन दे रखा है 30 along एक्स एक्सिस, और इसी पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है 3 kg वेट, और यहाँ से ये -3 दे रखा है पोजीशन, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और वेलोसिटी का
मेजरमेंट -2 और 0, निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग। तो जो आप एंगुलर मोमेंटम रीड करते हैं तो इसका एक तो आप आई ओमेगा पढ़ते हैं, स्केलर ये जो टेंसर फॉर्म है आई ओमेगा, और एक आप इसका जो फर्स्ट ऑर्डर में ये आपको बताया गया है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में स्केलर, इसको जीरो ऑर्डर में स्केलर आई ओमेगा या एम आर स्क्वायर ओमेगा आप आगे रीड करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इसको वेक्टर आर क्रॉस पी रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से आर क्रॉस पी, तो यहाँ पर जो है टोटल मोमेंटम जब आप सॉल्व करेंगे टोटल, तो ए पार्टिकल के लिए फिर बी पार्टिकल के लिए दोनों का सम कर लेंगे, और जब दोनों का सम करेंगे तो देखिए R1 क्रॉस P1, इसको ब्रेक कर दीजिए। मोमेंटम को अगर आप एक्स एक्स पर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो उसके अपोजिट ये नेगेटिव हो जाएगा। जीरो ऑर्डर में इसको वेक्टर की तरह सॉल्व कर रहे हैं आप, तो अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। क्रॉस को हटाएंगे तो ये साइन आएगा। पोजीशन और मोशन देखिए, जो वेलोसिटी दी गई है एक्स एक्स पर 3 मीटर पर सेकेंड या 3 यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन भी जिसको हम यहाँ R1 से शो कर रहे हैं वो भी 5 यूनिट उसी डायरेक्शन में है, दोनों का सेम डायरेक्शन थीटा 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा जो फर्स्ट आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड इसके अपोजिट में है तो R2 P2 साइन एक्स एक्स से यहाँ पर आइए, ये अपोजिट, तो ये 180 घूम कर आ रहे हैं, साइन 180, साइन 180 जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी ये 0 आ जाएगा, अर्थात टोटल मोमेंटम यहाँ पर 0। इनको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ भी कोई कंसेप्चुअली उठाया था, देखिए इससे पहले भी 13 और 14 पढ़ने में समय जरूर लेगा, लेकिन अगर इनकी वैल्यू आप रख के करते हैं तो समय लॉस होता है, लेकिन बिना रख के अगर आप ध्यान दें तो 0 हो रहा है तो रख कर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही है कि इजी नहीं है, ये भी नहीं कह रहे हैं कि इजी है, क्योंकि ये तुरंत तो समझ में आता नहीं, क्वेश्चंस का अलग से रहता है जल्दी जल्दी पूरा करना, तो उसके हिसाब से आपको ये छोड़ने के लिए भी हो जाता है कि पढ़ना है क्या दे रहा है कैसे है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ये केमिस्ट्री का है और इसमें एक उदासीन 2k इलेक्ट्रॉन्स 8l इलेक्ट्रॉन 6m इलेक्ट्रॉन्स है, तो परमाणु में कुल s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन 7d इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो इसका आंसर तो सी करेक्ट ही है, जिसमें 6 और 10 और 0 दिया गया है, इसका आंसर सी ही है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बताया जाता है कि जैसे यहाँ कोई क्लोज आपको एक कंटेनर बनाकर दिखा दिया जाए, ऐसे आप यहाँ तक कोई वाटर लेवल लिए हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसमें वेपर बन रहा है ऐसे। तो आप जानते हैं कि किसी भी द्रव को जब आप गर्म करते हैं तो ऊष्मा लेने पर उसके ताप में वृद्धि होती है, और दाब ताप नियम से दाब में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आप ये रीड किए हैं बी प्रोपोर्शनल टू टी एट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने इसको क्लोज रखा है, इसके वेपर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए ऐसे क्लोज दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें वेपर के वॉल्यूम को अधिकतम जो यहाँ बन सकता है उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ जैसे जैसे हीट आप देंगे इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा, इंक्रीज होगा, साथ में प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाएगा। लेकिन जब द्रव का दाब, जो प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, जब द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव का ताप बढ़ना रुक जाता है, वो ताप नियत हो जाता है, और तब आप ऊष्मा देते हैं तो द्रव के जो अणु है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज है मॉलिक्यूल्स में,
तो उनको दूर करने के लिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपके द्वारा दी गई ऊष्मा व्यय होती है, खर्च होती है, और टेम्परेचर में इंक्रीजेज नहीं होता है, ताप स्थिर हो जाता है। तो स्थिर ताप पर अतिरिक्त ऊष्मा देने पर मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट ऊष्मा खर्च होती है, और मॉलिक्यूल्स जब इसको ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, तो अतिरिक्त ऊष्मा लेकर बाहर निकल जाते हैं, जिनको लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि जब इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो ताप स्थिर हो जाता है, या स्थिर ताप ही क्वथनांक कहलाता है। तो इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है। तो डी है, और ये सब लोग सही किए हैं। इनमें बहुत कम उम्मीद है कि किसी का गलत होगा। बाकी हम 17 छोड़ सकते हैं। ये केमिस्ट्री का है, जिसमें परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। अब सही या गलत इसमें एस जो भी ठीक है वो आपने भी अपना मिला लिया होगा। अब तक तो बहुत सारे चैनल भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो पीएन संधि को आप क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। पीएन संधि को जब रिवर्स बायस पर रखा जाता है, तो देखिए फॉरवर्ड बायस में आपको समझाया गया, बताया गया है कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन रीजन का स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सटर्नल फील्ड इसको रिड्यूस कर देती है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है और ये इंटरनल फील्ड है, पी और एन, पी को पॉजिटिव, एन को नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है, करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैसे आप और भी जानना चाहें तो फॉरवर्ड करंट जो है ये मिली एम्पियर के आर्डर में होता है, जबकि रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर के आर्डर में होता है। तो इस तरह से आप इसमें जब इसको रिवर्स में आप अटैच करते हैं तो यहाँ से ये टर्मिनल चेंज होगा और ये वाइड हो जाता है ऐसे, और जो होल्स हैं अपने ही टर्मिनल पर स्ट्राइक करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने टर्मिनल पर स्ट्राइक कर जाते हैं, और रिवर्स करंट सेचुरेशन पोजीशन में इनफाइनाइट की तरफ ड्रॉप कर जाता है। तो ये माइक्रो और ये मिली एम्पियर की फुट का। तो इसमें आंसर आपने आसानी से कर लिया होगा, सबका सही होगा। बिकम्स वाइडर आंसर ये है, बिकम्स वाइडर आंसर ये होगा। तो इस तरह से 19 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें भी आपको हम हेल्प नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स विच सेट हैज बॉन्ड ऑर्डर +1, तो शायद इसमें आंसर ए दिया गया है, तो आप सही या गलत जो भी हो, F2 एंड O2। तो आप इसका सॉल्व अपने से कर लें, देख लें। हाँ, ये हमें भी मालूम है, विच ट्राईहाइड्रेट हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसमें अमोनिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सी, NH3 किस ट्राईहाइड्रेट में सबसे ज्यादा उसमें स्थायित्व होता है, तो अमोनिया में। इसमें ऑप्शन के अनुसार ये भी जान लीजिएगा कि सब में इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है, आप अगले किसी क्वेश्चन के लिए इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी और पार्ट में हो सकता है इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी का कोई दिया हो, तो आंसर चेंज हो जाएगा। इनमें अमोनिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले से तैयार करने का मतलब नहीं है, ऑप्शन के अनुसार वो वैल्यू चेंज होते रहते हैं। 21 का भी है, तो इसमें कहा गया है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है, तो एटम इज क्वांटाइज, तो पासुलेशन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज। तो ये किसकी थ्योरी है, तो वैसे ये परमाणु में बताया जाता है। तो नील बोहर सिद्धांत में आपको बताया गया है कि क्वांटाइज होता है, और ये एंगुलर मोमेंटम ns/2π के इक्वल होता है। इस हिसाब से इसमें ये होना चाहिए,
अब बाकी इसमें टिक ए भी है, तो जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 22, ये फिजिक्स का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय एनी हॉट बॉडी। तो आपने स्टीफन लॉ ये रीड किया है, सिग्मा ए टी की पावर 4। तो ई बाई टी जो है पावर को शो कर रहा है, और सिग्मा ए टी की पावर 4 इस तरह से रखकर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सभी मान दिए हुए हैं, जैसे इसमें रेडियस और स्फेरिकल बॉडी है तो ये 4 पाई r² ले सकते हैं। सिग्मा आपको दिया ही है, टी का मान जो है केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, 327 + 273, तो यहाँ पर 600 केल्विन जितना आ रहा हो। सिग्मा भी आपको दिया गया है 5.67 10⁻⁸ ये वाट में दिया है, या आप इसको जूल उसमें कन्वर्ट कर लें। और सब सॉल्व करके देखें तो शायद आंसर इसका सी आ रहा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें भी दो आंसरों में लोगों का कंफ्यूजन है, कोई पैरामैग्नेटिक कोई डायमैग्नेटिक। आप लोग क्या लगाए हैं? तो आप कोई बोल सकता है 23, हमारे हिसाब से तो डायमैग्नेटिक ही होना चाहिए। 23, क्वेश्चन नंबर 23, कोई डिस्कशन में आना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 23, सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन, तो हमारे हिसाब से प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, डायमैग्नेटिज्म। क्योंकि द्रव अमोनिया क्षार धातुओं में जो तनु विलय हैं वो चालक की भांति व्यवहार करता है, चालक का, और जो चालक हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, तो इस हिसाब से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, और यहाँ आंसर ए होगा, 23 का ए। इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो कौन सा रंग विहीन संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड हैं, तो ये भी फर्स्ट होना चाहिए। ये आप लोग सही किए होंगे, या इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें भी जो है मेंडलीव पीरियाडिक टेबल में डिस्कशन कर रहा है थर्ड डे, परंतु 18 मॉडर्न पीरियाडिक के सदस्य के रूप में स्थान मिला है, तो ये एल्युमिनियम सही है। हम आपको रीड करके नहीं दिए हैं, आपके पास सेट बी होगा तो उसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 26, तो इसको बताया गया था, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। Q इक्वल टू ml, किसी स्थिर ताप पर बर्फ को पिघलने के लिए दी गई ऊष्मा। आप मान लीजिए कि बर्फ जो है 10 ग्राम है और उसका लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम, ये ज्ञात है। तो इस तरह से उसको पूर्ण रूप से पिघलने के लिए इतना कैलोरी हीट चाहिए, लेकिन आपके द्वारा ये आइस के द्वारा एब्जॉर्ब हीट चाहिए पिघलने के लिए, लेकिन आपके द्वारा जो है हीट गिवन जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो इससे कम है, तो मिक्सर का ताप 0 बना रहेगा। ध्यान रखिए, आइस का टेम्परेचर आप 0 लेके चल रहे हैं, प्रारंभिक ताप आइस का, और इसको ताप बढ़ाने के लिए पहले पिघलना जरूरी है, इतना ऊष्मा लेने के बाद ये पिघलता है। इसके बाद मिक्सर का ताप 0 से ऊपर आएगा, अगर पिघलता नहीं है तो 0 बना रहेगा। तो हीट गिवन बाई कैलोरीमेट्री, तो उसमें या कैलोरीमीटर जो भी दिया हो देख लीजिए,
यहाँ पर ऊष्माधारिता आपको दी गई है 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और इसमें जल भरा हुआ उसका द्रव्यमान दिया गया है 10 ग्राम, और उसका ताप है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप दी गई ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं, कितना होगा दी गई ऊष्मा का मान। तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यह पढ़े हैं, ये सी है, डेल्टा टी दी गई ऊष्मा। तो यहाँ पर ये 5 कैलोरी इंटू डेल्टा टी 25, बहुत कम है, देख सकते हैं। 10 ग्राम के लिए भी अगर आप लेते हैं विशिष्ट ऊष्मा यहाँ से Q बराबर ms डेल्टा टी, तो भी आप रख कर सॉल्व कर लीजिए। ये आइस के वाटर के लिए विशिष्ट ऊष्मा, और यहाँ पर ये दिया है 25। तो देखिए ये बहुत कम है, किससे 800 से। तो इस तरह से जो संयुक्त ताप है वो 0 बना रहेगा, क्योंकि दी गई ऊष्मा 800 से अधिक नहीं है जो ताप इसका बढ़ा सके। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें आंसर कुछ और आ जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं सभी, बस देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी फिजिक्स का ही दिया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक फायरमैन है और उसकी ऊंचाई और यहाँ पर जो है एक एप्पल है, और उसकी भी हाइट अर्थ सरफेस से इक्वल है। यहाँ से बुलेट फायर किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो किस पॉइंट पर एप्पल को हिट कर सकता है या नहीं, जबकि इनके बीच का कोई सेपरेशन दिया गया होगा। और हॉरिजॉन्टल हो सकता है दे रहा हो, अभी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ड्रा हमने पहले कर दिया। यहाँ फायरमैन हो सकता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हो, तो आपको रिटर्न करना होगा वैसे ही। देखिए इसमें दिया है कि क्षैतिज दिशा में, अर्थात ये जो वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड बुलेट का जो फायर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और मास ऑफ बुलेट भी आपको दिया गया होगा कि क्या है, तो 5 ग्राम की गोली है। तो यहाँ m 5 ग्राम है। तो 5 ग्राम की गोली किसी ऊंचाई से फायर की जाती है, जबकि टारगेट एप्पल को लिया गया है यहाँ पर, और सेफ टूल चलाई जाती है t बराबर 0 से, अर्थात टाइम काउंटिंग फायर की बात कर लिया जा रहा है। जब से नीचे गिरना प्रारंभ होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये नीचे गिरना प्रारंभ करता है, h ऊंचाई पर है। तो तल तक जाने में जो इसको समय लगेगा वो आप जानते ही हैं, इस तरह से हाफ GT²। तो अर्थ सरफेस तक जाने का समय ये उतना ही लेते हैं जो आप प्रोजेक्टाइल पाथ का लेते हैं। तो इस तरह से टाइम आप उसका मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ से या इसके बॉटम से टकराने का समय वही होता है जो इसके फ्री फॉल्स का होगा, अगर हाइट इक्वल हो यहाँ से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये केवल डिस्टेंस कवर करता है। तो x इक्वल टू यू इंटू टी ये होता है। ये डिस्टेंस शायद उसमें दिया है तो इसका कोई मायने नहीं है यार। तो ये गोली उसको तभी लगेगी जब ये फ्री फॉल्स होते हुए और यहाँ पहुँचता है, अर्थात जब ये फ्री फॉल्स में हमने इसका यूज़ किया है जी का, और जी की वैल्यू 9.8 दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो है सी है। सी आप इसका नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, ये हो गया होगा सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 28। तो इन प्योर सेमीकंडक्टर हमने देखा व्हाट्सएप में लोग वीडियो जारी कर रहे थे कि उसमें Ni और N इक्वल टू NH होता है और ये आंसर होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं कि पूछ क्या रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन न पढ़ने से उसका आंसर आपको सॉल्व देते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो ऑप्शन पहली बार जारी था डी पी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू या डी इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो आपने देखा ठीक ये था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप पढ़ते हैं तो इसको ये जीरो हो जाता है, तो उसमें ये आंसर दिया है, तो ये होना चाहिए। तो ऐसा होता है कि अगर आप ध्यान ना दें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई एक प्रोसेस तो ये एडियाबैटिक हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो ऐसे मिस्टेक बहुत इजीली हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्या कहा है वो आपको ध्यान देना है कि प्योर सेमीकंडक्टर में ये क्या जानना चाहता है। तो कह रहा है कि इन ए प्योर सेमीकंडक्टर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए मोबिलिटी की चर्चा हम पढ़ाए हैं, गतिशीलता। यहाँ पर गतिशीलता का जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक डिस्टेंस। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की अधिक होती है होल्स की अपेक्षा। इलेक्ट्रॉन की अधिक होती है होल्स की अपेक्षा, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन बाई मोबिलिटी ऑफ होल्स या लाइक एज प्रोटॉन। तो यहाँ से इस तरह का इलेक्ट्रॉन है हायर मोबिलिटी, ये आंसर सही होगा। इलेक्ट्रॉन है हायर मोबिलिटी, तो इसमें सी 28 का सी आंसर होगा। 28 का सी। 29, तो 29 का, तो इस तरह से 29 भी आप जानते हैं इसको लेफ्ट किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण इमेज देखने के लिए उसके सामने जबकि बेस यहाँ पर इक्वल हो और मिरर जो है इस पोजीशन पर रखा जाए यहाँ तक से किसी ऊंचाई पर, तो उसकी न्यूनतम जो है व्यक्ति की संपूर्ण हाइट का हाफ कर दीजिए, तो इसकी लेंथ आप ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यक्ति की संपूर्ण लंबाई जो दी गई है 2 मीटर, तो जो दर्पण की आवश्यकता होगी 1 मीटर, तो इसमें 29 का बी, क्वेश्चन नंबर 29 का बी। तो इस तरह से आप इसको रीड कर चुके हैं। 30 और ये सब केमिस्ट्री के इधर पोर्शन आ गए। 31, 32, तो सेट डी में जो है 30 का जो है सी अमोनियम क्लोराइड, हालांकि इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। 31 बोहर एटॉमिक मॉडल हीटेड गैस, अगर आप लोगों को कोई चेंजेस हो तो बोल सकते हैं इसमें। 32, तो इसमें जो है डी द क्लोरीन एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये सही है गलत जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं। 33 सिल्वर क्लोराइड। 34 हीलियम। अब कुछ लोग जो है इसको हाइड्रोजन भी टिक करा रहे थे, अब जो भी सही हो, हमारे हिसाब से हीलियम सही है, हमने हीलियम टिक किया है। 35, तो बंधन पूर्ण के घटते हुए क्रम में तो H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन बाई H2SC। और 36, ये आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें आपको, हालांकि ये सेकेंड बैच में या जो रिवाइज चल रहा था उसमें हमने मिरर का कोई खास एप्लीकेशन नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर ये चर्चा हुआ है कि यदि दो मिरर किसी कोण पर झुके हुए हों तो उनके द्वारा प्रतिबिंब की संख्या आप इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं n इक्वल टू m-1। यदि वो m जो है यहाँ पर जो है आड और इवन, तो इवन नंबर पर आप माइनस और आठ के लिए वहीं रहने देते हैं, आड नंबर के लिए।
तो इसमें थीटा आपको दिया है 60, तो 360/60, तो इसको डिवाइड करके n का मान आप रखेंगे, चूंकि इवन आया है तो 6 - 1 तो ये 5, ये आपको बताया गया है। हो सकता है इस बार के बैच में ये छूट गया हो, क्योंकि मेरठ पर हमने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको नहीं दिया था। क्या ये बताया गया था नए बैच में? कोई उपस्थित है कि सब लोग जो है सॉल्व करके अब जा चुके हो? बताया गया था सर। अच्छा, क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा है। 37 देखिए, ये तो सब टॉपिक जो है पीजीटी लेवल का सॉल्व भी कराया गया, डेरिवेशन भी दिया गया है, एनर्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लांक वेरिएशन। तो इसमें डायरेक्ट कुछ समझाया नहीं जा सकता, बड़ा प्रूफ है, बस ये लिख दे रहे हैं कि न्यू की पावर 3 होता है। और जितने पीजीटी के स्टूडेंट हैं वो इसे सॉल्व किए होंगे, उम्मीद है। पीजीटी में इसका हमने कोई चर्चा नहीं किया था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हमने नहीं चर्चा किया, जैसे इसी को हमने पीजीटी बैच में नहीं बताया है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो पीजीटी में बताया गया है और ये पीजीटी में आया हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकाउंटेड, तो इसमें दो तो सबको मालूम है, किसी कक्षक में अधिकतम उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, किसी ऑर्बिटल स्पेस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो इसको हम लेफ्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आप लोग एक एक किए होंगे, 2 39, तो 39 हम आपको लगातार डिस्कशन में कह रहे थे कि ई सेल जरूर आप सॉल्व करिएगा। ई सेल, ई कैथोड, और बहुत अच्छा ट्रिक भी होता है इसका, -ENO या ई राइट -E लेफ्ट, इधर उसी को रखिए जिसका ई सेल या तो पॉजिटिव है या सॉल्व करने पर टोटल वैल्यू पॉजिटिव आता हो, या नेगेटिव है तो लो नेगेटिव, हाई नेगेटिव इधर रखिए। तो ये सब देखना होता है। इस आधार पर जो है आप इसको -0.28 इधर रख दीजिए और -0.44 वोल्ट इधर रख दीजिए, ऐसे तो ये प्लस हो जाएगा। और बाकी सॉल्व कर लिए होंगे, जो आंसर होगा आप उसको रीड कर सकते हैं। इसमें 0.16 वोल्ट आंसर डी होगा, और आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में भी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये P3 है। क्वेश्चन नंबर 40 में P3 या ऑप्शन डी, सेट डी में ऑप्शन डी है 40 का, तो आप ये कर चुके हैं। 42, 42, 41 जो है इसमें केमिस्ट्री का दिया है, और इसको हम लेफ्ट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हालांकि कुछ डिस्कशन इस पर संभावना है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, सही या गलत जो भी हो। क्वेश्चन सही है नंबर सर ये। 42, क्वेश्चन नंबर 42, अब इसको देखिए, और ये जो सॉल्व कराना है, आप जानते हैं कि फंडामेंटल जो भी क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल में आप एम एल, उनके यूनिट के सिंबल में MLT या इस तरह से ए, या आप उसमें डिवाई की तरह से यहाँ पर थीटा या केल्विन का सिंबल लेकर आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिप्लेस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है फोर्स को, जो सिंबल है वो डायमेंशन की तरह से यूज करिए, और वेलोसिटी को भी डायमेंशन की तरह से, जैसा कि फंडामेंटल यूनिट के लिए यूज करते हैं, और टाइम का तो यूज करते ही हैं आपकी। तो आपसे पूछ लिया गया है कि लीनियर मोमेंटम p का डायमेंशन क्या होगा।
तो एफ को आप जानते हैं, एफ इक्वल टू एम डी टी बाई डी टी, इस तरह से एफ का। तो आपसे पूछा गया है कि लीनियर मोमेंटम पी का, यहाँ पर जो है डीवी है एम इंटू ए, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ले लीजिए डी पी बाई डी टी। तो जब P का आपसे पूछा गया है तो F इंटू डी टी या P इक्वल टू एफ इंटू टी करके, तो दोनों ही कैपिटल आप यूज कर लीजिए क्योंकि इनको फंडामेंटल अलाउ किया गया है। तो इजी था इसका आंसर भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको लिखने की जरूरत नहीं, F इंटू टी है, दोनों को ही फंडामेंटल कह रहा है, डायरेक्ट रख दीजिए, तो सीधे आप उसको देखकर टिक कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चंस भी पहले आपको ट्रायल करने चाहिए थे। बाकी क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें थोड़ा सा विवादित हो सकता है। ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा? व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? तो वैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 32 आप लेते हैं। तो 32 जब आप यूज करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वो गैड्रो संख्या के बराबर लेते हैं। तो n में जब आप यूज करते हैं तो यहाँ पर जो है 32 ग्राम आप लेते हैं n मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक मॉलिक्यूल्स का जब वेट लेते हैं तो 32 बाई n, इतना ग्राम आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर 3.2 ग्राम अगर लेते हैं तो 3.2 इंटू 32 बाई n ये वेट होना चाहिए। तो यहाँ n का कोई डिस्कशन है नहीं, तो इसको 1/n को हम मोल के रूप में लेकर हटाएं या कोई ऐसा इसका कांस्टेंट वैल्यू लेकर हटाएं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये जो शो कर रहा है 102.4 ग्राम हो सकता है, लेकिन ये कोई वैलिडिटी है नहीं क्योंकि n कहाँ जाएगा, इस पर कोई डिस्कशन है नहीं। इसमें जो प्रोसेस है तो यही है, लेकिन फिलहाल कुछ कॉमन रूल ये भी होता है कि जैसे हम सोडियम का एटॉमिक वेट मान लीजिए आपको दे दें कि 23 है, तो 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम का भार, तो आप एक तरह से इसमें 2.3 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करके वेट आप ले लेते हैं। तो इसमें कंसेप्ट ये चलता है कि जितना ग्राम आप ले रहे हैं उतना ही मोल मान कर चल रहे हैं। जैसे कि आपने 2.4 ग्राम आपने यूज कर लिया अमोनिया, तो इस तरह से आप इतना मोल्स आप इसका एक कोई भी बना लीजिए, तो ये वाला अप्लाई हो सकता है या ना हट जाएगा इतना मोल्स, तो एन की वैल्यू हट जाएगी। या जितना आप लिए हैं 3.2 ऑक्सीजन, तो इतना मोल्स, तो फिर डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो इस पर कुछ विवाद है, फिलहाल इसको हम लेट कर दे रहे हैं। जो यहाँ आंसर है 102.4 ग्राम, कहीं कहीं पर 1.024 ग्राम समझाया गया है। आप लोग क्या टिक किए हैं और क्या मान रहे हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 44 फिजिक्स का है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत इजी क्वेश्चंस ये सर्किल पर बताया है। टेंजेंशियल वेलोसिटी 3 है और v को मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, 30 सेकेंड में है। तो आपसे पूछा गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ac इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, t का मान यहाँ रख दीजिए और सॉल्व करने पर जो भी आंसर है उसको आप रिटर्न कर दें। रेडियस है
30 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर है ए आपको सॉल्व करके बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, पोलराइजेशन सबको मालूम है। प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि वह अनुप्रस्थ तरंग है? तो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये बताया जाता है कि ट्रांसवर्स नेचर है, और इस तरह से आप यहाँ पर टूरमैलीन की सहायता से और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में एक सिंबल आप लेते हैं यहाँ पर अनपोलराइज लाइट का, और उसको पोलराइज होते हुए आप दिखाते हैं। तो इस तरह से लीनियर पोलराइज या कोई एक पोलराइज लाइट दिखाते हैं। ये ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। तो 45 का डी होगा। 46 का केल्विन, क्योंकि केल्विन जो पैमाना है किसी पदार्थ के गुणों पर नहीं लिया गया है, तो केल्विन जो है किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बताया जा चुका है। अब 40 कौन सा क्वेश्चन, 46 के बाद 47, चलिए इसको देख लीजिए। 47, तो इसमें जैसे ये पोटेंशियोमीटर पर डिस्कशन आप करते हैं, यहाँ पर कोई एक रेजिस्टेंस कहीं भी दिखा दीजिए, तार के बाद है तो कहीं भी लेकर दिखा सकते हैं। ये वायर हो गया, और यहाँ पर कोई बैटरी और ये सेल, इस तरह से दिया गया है। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर ए, और इधर है 40 सेंटीमीटर। इसको और कम कर लीजिए, 40 सेंटीमीटर। जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे दिया गया है 200 ओम, और वायर का भी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी वायर 4 ओम है, इस तरह बताया गया है। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपको 1 वोल्ट दिया गया है इस वायर के लिए। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा पूछा गया है, तो आप इसी का ये सॉल्व करते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू, देख सकते हैं, के इंटू लेंथ ऑफ ए जे, यहाँ से ए और जे की लंबाई, तो के इंटू 60 सेंटीमीटर। ऐसे आप सॉल्व करते हैं। के को सॉल्व करने के लिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर ये रखते हैं। यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। ई सेल इक्वल टू बी ए बी 6/10 ये। अब आपको बी ए बी सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ आपको मालूम है, बी इक्वल टू आई आर, ये आपको बताया गया है। आई आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ पर 1 वोल्ट दिया था, आर 200 ओम है। आई को रख दीजिए, और आर इसका 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये भी आप हटा सकते हैं यहाँ से, तो 4/200 इंटू 6/10 ऐसे, और सॉल्व करके देख सकते हैं ई सेल का कोई मान प्राप्त होगा। तो इसमें मिली वोल्ट में कहा है, तो इसको आप ये वोल्ट के बजाय मिली वोल्ट में ले लीजिए, और 12 मिली वोल्ट ये आंसर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर आपको कई बार बताया गया कि इसको कायदे से देखिए, और इस पर प्रॉब्लम आपको दिया भी है। सॉल्व किए हैं, कितने लोग सही किए थे?
हेलो, तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ए। बाकी 48 सबको मालूम है। भेदन क्षमता तो गामा का ज्यादा होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो 48 का क्वेश्चन नंबर बी है। 48 का क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी है, जिसमें आप जानते हैं गामा की वेतन क्षमता ज्यादा बीटा से और बीटा की अल्फा से। 49, अभी तक कोई बोला नहीं। कितने लोग सही किए पोटेंशियोमीटर का? हेलो, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें दिया जा रहा है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की आयुर्दाय 10 सेकेंड है। इस तत्व के एक नाभिक का न्यूक्लियस क्षय होगा तो 10 सेकेंड बाद ही होगा, लेकिन यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी रेडियोएक्टिव तत्व का कौन सा परमाणु नाभिक कब क्षय होगा ये स्टेट का नेचर होता है। यह बताना संभव नहीं है। हो सकता है वो सबसे पहले क्षय हो सकता है सबसे अंत तक वो बचा रहे। इसका आंसर डी होगा। तो 49 का डी होगा। इतने क्वेश्चंस रह गए थे जो आपको सॉल्व कराने थे, रह क्या गए थे। हमने सॉल्व करके इसको अपलोड तो कर ही दिया है, लेकिन उस वीडियो में प्रॉब्लम आ गया था। बाकी शायद 50 से हमने वहाँ स्टार्ट किया है और आपको सॉल्व करा दिया है। तो चलिए, हमने ये डिस्कशन पूरा कर दिया। पेपर तो आप लोग दे चुके हैं, जो होना था वो क्लोज है। तो आप अगर उपस्थित हैं तो बातचीत कर सकते हैं। बोलिए। मैम सर। हेलो। हाँ, हेलो पेपर कैसा की हो? हाँ बोलो। सर, मेरा टीचिंग नहीं, मेरा पीजीटी है। पीजीटी वाले केवल पीजीटी है? हाँ पीएचडी वाले एक भी नहीं है? तो पीएचडी वालों का तो जो बीएड किए हैं मान लेते हैं, वो तो दिए होंगे ना? हाँ सर, मेरा कि बीएड नहीं? नहीं था। बीएड नहीं अभी ना, और आपकी पीजीटी था। डिस्कशन के आशुतोष, लिए आशुतोष कोई नहीं है है सर, नहीं है? 3 लोग हैं सर, सिर्फ 3 लोग हैं सर। अच्छा, केवल गुलशन और जी सर। गुलशन तो बोल ही रहे हैं ना, जी सर, जी सर। और शांति। तो 2-3 लोग है हैं। वो लोग भी सोच पेपर दे चुके हैं और सब मिला लिए होंगे। सोच रहे होंगे कि सर का रिकॉर्ड तो आ ही रहा है, देखते हैं जो होगा बाद यस में सर। देख लेंगे। तो चलिए, आप लोग अब जुट जाएं। तो कल से हम जो क्लास यही 12 बजे रखें, सुबह वाला रहने दें। यस सर। सुबह सब, हाँ, एग्जाम में सर क्योंकि कल घर से में थोड़ा। जो है, हाँ, कल से स्पीड ऐसे ही ले लेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खास तौर पर रीड नहीं कराया गया था और मैकेनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से कहिए ले लें, या मैकेनिक्स के जो पार्ट्स हैं। हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप नहीं पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लें, क्योंकि पीजीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल अच्छा है। यस सर। जी उसको और बाकी जो पार्ट शुरू से फिर मैकेनिक्स का जो मेन पार्ट है उनको थोड़ा सा हेल्प कर दें। और जी। टेस्ट जो है लगातार जैसे हम दे रहे थे, देखिए आज जिन्होंने टेस्ट दिया उसको बहुत बेहतर लाभ मिला है, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट कंफर्म हो जाता है। टाइम की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। जब लगातार आप टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टाइम की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। ठीक जी है? जी। यस सर। तो कल 5 बजे, हाँ, कल 5 बजे तैयार रहिए। सबको मैसेज भी कर देंगे पीजीटी ग्रुप में। और 16 वाला दे जी दीजिए, तो फिर आप एलटी के लिए लगातार क्लास 2-2 घंटे लेकर। एलटी वाला कब है पेपर? जीआईसी एलटी वाला का पेपर सितंबर में 19 को। आज उसका पर्टिकुलर डेट आया है? जीआईसी का है सर, और आश्रम पद्धति वाले भी डेट है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है एलटी वाले। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। टाइम आपका इस समय ज़्यादा ही
एक्यूरेट रहेगा तो चलिए पढ़िए, देखिए, तैयारी कर लीजिए। कल हम आते हैं 12 बजे और इलेक्ट्रॉनिक्स का विशेष पार्ट कैसे पूछा जा सकता है उसको पूरा कराते हैं, ठीक है? जी प्रणाम सर।